नमस्कार, मैं विशाल यादव, सह संपादक, लखनऊ दर्पण न्यूज़ से। आज हम लोग हैडिल बाज़ार में अधिवक्ताओं के साथ बैठे हैं। वो अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार बनी है और मोहनलालगंज से जो सांसद जीत का है श्री आर के चौधरी जी, और जो अधिवक्ता हैं इनकी बातों को हर सरकार आती है जाती है, लेकिन इनकी बातों को लोग या सरकार सुनती नहीं है। वो अपनी बात रखेंगे या सरकार के प्रति उनकी क्या मांगे हैं, क्या चीज़ें हैं, इस पर आज वो चर्चा होगी और इस सरकार के विषय पे मोटी मोटी वो चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं सभी मेहमान जो यहाँ आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें और हमारे चैनल को दिया। मैं आपका परिचय लेना चाहता हूँ कि आप कौन? मैं सुरेंद्र सिंह लोधी एडवोकेट हूँ। मैं हाई कोर्ट लखनऊगंज में और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ राष्ट्रीय लोधी महासंघ उत्तर प्रदेश से। आप किसी पार्टी से भी जुड़े हो? जी, मैं भाजपा का समर्थित कार्यकर्ता हूँ और मैं इसी के सानिध्य का काम करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता हैं और बहुत से अभी आना भी बाकी है। तो अभी हम लोग अपनी बात को शुरुआत करते हैं। जैसे कि पाया गया है कि भारत की आज़ादी में जितना योगदान नेताओं का था, क्रांतिकारियों का था, फ्रीडम फाइटरों का था, उतना ही योगदान अधिवक्ताओं का भी था। क्योंकि भारत की आज़ादी में ज़्यादातर जो नेता थे वो अधिवक्ता थे। और आज उस समय से लेकर आज का समय मौजूदा स्थिति में है कि अधिवक्ताओं, देश विकसित हुआ, चीज़ें मॉडर्नाइज हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन अधिवक्ताओं की जो एक मॉडिफिकेशन होता है वो नहीं हो पाया। चाहे वो कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ गौरी सरोजनी नगर लखनऊ की बात को कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की। तो वहाँ पे चीज़ें जो दिखती है ज़मीनी स्तर पर लम समझ चाहिए। क्या इस बात में वो करते हैं, क्या इसके बारे में और कोई वाकई बात बताना चाहें? अधिवक्ताओं के संबंध में जो आपने मतलब आपने जो बात रखी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है वो अधिवक्ताओं का रहा है, ये तो विशेष ही बात है। और आज भी अधिवक्ता ही आगे हैं। राजनीति में किसी भी पार्टी में अगर देखा जाए तो अधिवक्ता सर्वोपरि हो और समाज की बात को अधिवक्ता ही सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर रखता है। और अधिवक्ताओं के लिए विशेषकर अभी कुछ मतलब सरकारों ने नहीं किया है, लेकिन सरकार जो हमारी है वो सोच रही है अधिवक्ताओं के बारे में। अधिवक्ताओं के लिए जो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोर्टों पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विशेषकर सुधार हुआ है। निचली अदालतों में कुछ कमियां हैं, वो भी धीरे धीरे दूर की जा रही हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो आगे जो सरकारें काम कर रही हैं, जो सरकार काम कर रही है, वो उसमें विधिवत परिवर्तन करेगी। अभी जैसे वो सरकार ने लगा रखा है जीएसटी पे, मतलब वो सर्विस टैक्स लगा रखा है कि जो लोग जैसे रेस्टोरेंट वाले हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई जितने भी जो भी वो सर्विस से रिलेटेड चीज़ है, तो क्या वो कर क्या अधिवक्ताओं पर भी लगा है कि नहीं लगा है? इसके बारे में जानकारी आप दीजिए। उसके बारे में विशेष मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि इसके लिए मैं अभी कुछ पर अपनी बात नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि विशेष जानकारी। अच्छा, जो पिछले 10 साल जो सरकार रही है, खासतौर से एनडीए की भी रही, तो उस सरकार से अधिवक्ता वो काफ़ी नाखुश भी थे इस चुनाव में। बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें पाई गई कि जितने अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, वो नाखुश थे। तो क्या इस बात में वो तथ्य है कि ये ऐसी बातें हैं कि बस एक काम से सुनी जाए दूसरी नहीं, विशेषकर कुछ ऐसा अधिवक्ताओं के अहित में कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा है कि कुछ जो अधिवक्ता हैं वो अपना उनकी विचारधारा कुछ अलग है और अधिवक्ता समाज जो है वो अपने अधिवक्ता प्लेटफार्म पर तो एक है, लेकिन राजनीतिक जो प्लेटफार्म पे वो अलग अलग भी है। इसलिए उसको देखकर अब ये नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं के लिए मतलब जो कार्य सरकार कर रही है उससे कितने अधिवक्ता संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, क्योंकि विचारधाराओं के आधार पर ही व्यक्ति अपने एनालिसिस करता है। अच्छा, पिछली वो जो सरकार रही 10 साल या केंद्र में जो भी रही, तो आप हमें ये बताइए कि उस सरकार में ऐसे कौन से बेहतर कार्य हुए जो पहले की सरकारें थी उसमें नहीं हुए? कुछ कार्य विशेषकर जो हमारे राष्ट्र के कार्य हैं, जिन पे मतलब अधिवक्ताओं के लिए बात करें, अधिवक्ताओं के लिए जो कार्य विशेषकर
हमारे जो हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, उसके लिए विशेषकर जो अधिवक्ताओं को जो क्या नाम ट्रेजरी पे अधिवक्ताओं के निधन पे जो पैसा मिलता है उसके लिए, और जो मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसे के लिए आगे मतलब उसकी फंडिंग बढ़ी है, और फंडिंग आगे भी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि उसकी मांग रखी गई है बार अध्यक्षों के द्वारा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखी है। उसके बाद अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की व्यवस्था की गई है, विशेषकर चाहे वो हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बराबर बन रहे हैं। और समस्या ये अभी भी है क्योंकि अधिवक्ता प्रति साल लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि तत्कालिक सभी लोगों को चैम्बर या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल कार्य है, लेकिन उनके लिए हितार्थ अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य हो रहे हैं। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने अपनी बात रखी कि हाँ पिछली सरकारों में अधिवक्ताओं के लिए वो कार्य हुए हैं और वो कार्य निरंतर हो रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि आगे भी जो हमारी वो सरकार आई है उसमें ऐसे वो कार्य होते रहेंगे, और आज़ादी के बाद से ये सब प्रोग्रेस में चल रहा है, क्योंकि हमारा देश उन्नति कर रहा है, डेवलपिंग नेशन में है, तो ये सब होता रहे। अब हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक और प्रवक्ता बैठे हैं, हम उनका परिचय देते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। अली कुमार यादव सिविल पे हैं कि सिविल के अंदर आप हमें ये बताइए कि जैसे कि बीजेपी की सरकार आई है 240 सीटों के साथ, एनडीए के अलायंस से सरकार बनाने जा रहे हैं, आज शाम कल वो शपथ हो जाएगा पार्टी का, तो आप जो विचारधारा इनकी क्या वही विचारधारा आपकी, या आपकी विचारधारा को भी भिन्न सरकार होती उनकी विचारधारा से बहुत है सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन चुनाव के परिणाम जो आए उससे बिल्कुल स्पष्ट और साबित होता है कि जो हमारे देश का मतदाता है वो सिर्फ चेहरे पर या पार्टी विशेष पर वोट नहीं देना चाहता या नहीं देता, वो काम पर वोट देता है। वो पिछली बार विजेता मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जैसे कि हमारे अधिवक्ता से जो हमारी बात हुई थी इससे पहले, वो आरएसएस के भी वो कार्डर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस जो है वो एक ऐसी संस्था है जो एक आदमी के सेंट्रलाइज विचारधारा में नहीं चलती, जबकि बीजेपी इस समय मोदी जी के सेंट्रलाइज विचारधारा पे है। तो ये तो विचारधारा का भी थोड़ा सा खेल है, तो मैंने अपनी बात रखी कि ये चीज़ है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा एक आदमी पे निर्धारित नहीं है, और मौजूदा बीजेपी की जो कंडीशन दिख रही है वो एक आदमी पे निर्धारित है, तो विचारधाराओं का फर्क है। अब अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतदाताओं का इस बार रिजल्ट आया वो होता है या स्पष्ट करता है कि अगर कोई भी सरकार जनता के लिए विशेषकर उसके जो सामाजिक कार्य हैं जैसे सड़क है, शिक्षा है, और विशेषकर रोजगार और आपकी जीवन शैली, इन सब चीज़ों पर अगर वो गौर नहीं करती है तो उस पर जो ये अभिमत प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट करता है। अब लोग भले अन्यथा लेंगे कि इस सरकार को या इस पार्टी को इतना वोट मिल गया, इस पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतदाता के समक्ष ये एक समस्या है कि वो 2-3 पार्टियों को छोड़ करके कोई और पार्टी है नहीं, और अधिकतर अभी पिछले चुनाव में भी देखा गया, इस चुनाव में कि बहुत कुछ लोगों ने नोटा बटन है उसका इस्तेमाल किया है, उससे 9,500 जो भी कुछ उन्होंने मोहनलालगंज में भी किया था, तो जहाँ भी पिटा तो वो उनके नृत्य है, लेकिन उसको दरकिनार किया जाता है। सच बात यह है कि शिक्षा तो इतनी महंगी हो गई है कि कोई आम आदमी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकार रही उसमें शिक्षा के ऊपर 18% की जीएसटी लगाई है, 5%, जो मैं अपनी डिबेटों में भी कई बार बता चुका हूँ कि हीरा जो कि माना जाता है 10% लोग भारत में करते हैं, पर शिक्षा जो कि पूरा भारत 140 करोड़ की आबादी उसको चाहिए शिक्षा, उस पर 18% की जीएसटी, तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया। मैं कहता हूँ, मैंने बचपन से देख रहा हूँ कि सरकारें कहती हैं हम शिक्षा नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी आज भी शिक्षा की स्थिति बिल्कुल अच्छी और क्लियर नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस अगर सरकारी स्कूल में है वो प्राइवेट विद्यालयों में नहीं है, अगर हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में नहीं, और हर साल उनमें कुछ न कुछ सिलेबस बदला जाता है। और जितने प्राइवेट विद्यालय हैं इनकी बुक्स, इनकी कॉपीज एक निश्चित दुकान से मिलती है,
भाई होते हैं कि दुकान वालों से पूछो तो वे कहते हैं भैया हमको स्कूल में कमीशन देना होता है, हम जो भी कापी किताब बेचते हैं वो हमको पैसा देते हैं, उन्होंने हमको अथाई रखा कि आपको बेचना है ऐसे, और उसका सारा हिसाब किताब डिटेल रखते हैं, और बाकी जो पैसा होता है वो जनता से वसूली करके वो स्कूल को दिया जाता है डोनेशन के रूप में। और सरकार इसको स्पष्ट इसलिए नहीं करती है, कोई भी सरकार जो है इतनी जुलूस है, क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं कि हम डोनेशन देते हैं पार्टी के लिए, तो वो अपने लाभ के लिए सिर्फ काम करते हैं, जनता के लाभ के लिए नहीं, इसलिए जनता पिस रही है। उधर कहते हैं कि शिक्षा पाना बहुत अनिवार्य है और शिक्षा संवैधानिक अधिकार भी है, जिसकी अनिवार्यता कर दी गई तो वो निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन निःशुल्क की तो बात छोड़ो, यहाँ कम से कम अगर 500 रुपया पर तो माँ फीस देने के लिए भी बच्चा तैयार है, नहीं पढ़ा पा रहा है। इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए बीजेपी या एनडीए सरकार ने शिक्षा की प्रणाली को चेंज किया था, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल वे में रखा, क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो हमारे अंग्रेजों के ज़माने से वही चली आ रही थी, तो इन्होंने उसमें संशोधन किया था, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था। और योगी जी ने भी शिक्षा के ऊपर वो काफ़ी फोकस किया है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों की फीस पे चर्चा हुई थी कि लिमिट कितनी रहेगी, चीज़ें रहेंगी, अब वो जमीनी स्तर पर कितनी कारगर वो चीज़ें नहीं देखी, चीज़ें उन्होंने करी। इस सफल में स्पष्ट करना चाहता हूँ ये कि शिक्षा की बात जो आती है यही है कि प्राइवेट का देखिए सिस्टम, अगर शिक्षा नीति एक है, पूरा देश एक है, तो वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सबकी बुक्स सबकी सिलेबस क्लास 1 से लेकर के हायर अथॉरिटी तक एक होनी चाहिए, तो किसी भी विद्यालय में पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में तो 3 बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। जब बोर्डों से नहीं फर्क पड़ता है, बोर्डों से तो माध्यम चेंज हुआ ना, माध्यम चेंज हुआ, लेकिन उसमें जो सिलेबस चेंज करके रखे गए हैं, एक अवैध वसूली का धंधा है जनता से, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें इतना सरकार का दबाव नहीं है, देख रेख नहीं है, तो वो सही से पढ़ाएं। जैसे कि अभी देखिए एक नमूना आया है दिल्ली में केजरीवाल साहब का, कि जब से वो आया तो उन्होंने पार्षदी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था को शिफ्ट किया, और जिस हिसाब से उन्होंने शिफ्ट किया उस हिसाब से अब प्राइवेट स्कूलों में छोड़ करके लोग परिषदीय स्कूलों में अपने बच्चों को नाम लिखाने लगे। तो कहने का मतलब है कि जब वो गुणवत्ता आएगी और एक नीति होगी, एक पाठ्यक्रम होगा, तो गरीब आदमी भी सरकारी स्कूल में भी जाके पढ़ा लेगा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा। लेकिन प्राइवेट में शिक्षा से विद्यार्थी जॉब होता है, और विद्यार्थी जो है देश का भविष्य है। सभी लोग ये मानते हैं कि देश का भविष्य, लेकिन देश के भविष्य के लिए लोग करते क्या है? पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती लोगों के पास, इतनी महंगाई है, इतने टैक्सेस हैं, जो ये महंगाई और टैक्सेस है, कैसे का उधार हमारे देश में पैदा होगा, कैसे वो बनेंगे, ईमानदार निष्ठा कैसे आएगी? जब वो बचपन से सिखा दिए जाते हैं चोरी करने के लिए, मजबूरियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होंगी तो आदमी चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, तो इन कामों में जोड़ दिया जाता है ना। तो देश के सभी नेताओं का ये सबसे पहला उम्मीद कर्तव्य है कि हम राष्ट्र विकसित करें और ऐसे कर्मधार विकसित करें जिनके मन में बचपन से ही किसी प्रकार का छल कपट विद्वेष भाव, हिंसा और क्या कहते हैं नक्सलीवाद या जातिवाद धर्म का भेदभाव न हो, वो ईमानदारी निष्ठा से पढ़ा जाए, ज्ञान पढ़ा जाए, और ज्ञान जिसको हो जाता है, जो जस्ट करना समझ गया, वो किसी प्रकार के विद्वेष भाव में या गलत कार्य में नहीं करता। जैसे कि आपने इतनी सारी वो चीज़ें बताया, बहुत लंबे से इसको इलाबरेट भी किया कि शिक्षा में ऐसी ऐसी दिक्कतें मौजूदा स्थिति में आई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो एनडीए सरकार आई इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। एनडीए सरकार दोबारा बनने जा रहे हैं, दोबारा बनने जा रही है, लेकिन एक बात ये सच है कि इनकी जो 2022 की शिक्षा नीति जारी हुई, मोदी जी ने जारी किया है, अभी 2022 में हुई है, संशोधन करके आई है कि उसमें हम समस्त देश में एक शिक्षा प्रणाली चलाना है। वो अभी तक उसका कोई जमीनी हकीकत कहीं दिखने को नहीं मिलता। आप यहाँ क्षेत्र में चले जाइए, जो भी विद्यालय प्राइवेट हैं, जो भी मीडियम्स हैं, जो भी अलग अलग लोगों से संबंधित हैं,
उनमें सब में अलग अलग पुस्तकें हैं और हर क्लास के पाठ्यक्रम में भी अलग अलग पुस्तकें हैं। एक पाठ्यक्रम से नहीं है कि अगर क्लास 5 का हाई स्कूल का बच्चा है और क्लास 5 का अगले क्लास स्कूल का बच्चा है तो सबके पाठ्यक्रम में भिन्नता है, सिर्फ इसलिए वसूली के लिए कि उस पाठ्यक्रम को बदल करके और पैसा वसूला जा रहा है और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। मतलब आपके अनुसार जो ये शिक्षा पे जो ये कमियां हैं, जो पिछली जो सरकार रही उसमें ये बहुत बड़ी वो कमी पाई गई। इसके अलावा अधिवक्ताओं के साथ ऐसा कोई अन्याय वो सरकारों ने नहीं किया उनके लिए? नहीं, अधिवक्ताओं के साथ तो मैं कह रहा हूँ अन्याय किया ये नहीं किया, एक गलत बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच ये भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अधिवक्ताओं को वो सम्मान विशेषकर राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी दशा स्थिति बड़ी गड़बड़ है और हर अधिवक्ता एक बात दाखिल करता है तो उसमें कल्याण निधि के तौर पर 10 रुपये का कूपन लगता है। उसके साथ में जो भी सहयोगी अन्य अधिवक्ता होते हैं उन्हें कूपन लगाए जाते हैं। आप ये मान के चलें कि उसमें दाखिल होते हैं और अगर 10 रुपये एक अधिवक्ता कल्याण का भी रख लिया जाए तो 10 लाख रुपये पर डे होता है इस हिसाब से। लेकिन कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं कि जिनकी जीवनचर्या और उनकी स्थिति इतनी गड़बड़ है कि ना तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है और ना बीमार होने पर अस्पतालों में फ्री शिक्षा की व्यवस्था है कि वो अधिवक्ता बना करके उनका कोई स्पेशल कार्ड हो उसके आधार पर जा करके बच्चों के इलाज कराएं। तो अभी तो आपके सहयोगी ने बताया कि अधिवक्ताओं को भाई देखिए ऐसा तो है आपके के सहयोगी ने बताया, सहयोगी ने बताया ठीक है इनको ये जानकारी होगी, लेकिन भाई हम तो हॉस्पिटल जाते हैं और हमको ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। और मैं कहता भी मैं अधिवक्ता हूँ, मेरा एक कार्ड लग सके तो किसी काम में आ सके तो आप ये देख रहे हैं संबंध में ऐसा कुछ नहीं है। सामने बैठक में 2 अधिवक्ता हैं, एक को फैसिलिटी सरकारी मिल रही है, वो किस कारण से मिल रही है या हो सकता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और एक अधिवक्ता उनको नहीं मिल रही है। वो फैसिलिटी जो है सरकार की तरफ से नहीं है, फैसिलिटी जो मिलती है वो बाहर की तरफ से मिलती है, बाहर की तरफ। ठीक है। और उसमें मेडिकल का वो रहता है, मेडिकल के लिए अधिवक्ता के परिवार के लिए नहीं, लेकिन अधिवक्ता के लिए रहता है, उनके परिवार की गिनती नहीं होती। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि अधिवक्ता का एक देश के कानून को चलाने वाला तो मेरे अनुसार अगर एक नेताजी को मिल सकता है और ज़्यादातर गजटेड ऑफिसर को मिल सकता है तो एक अधिवक्ता का सम्मान जो संविधान को बचाने का काम करता है तो उसको मिलना। मैं बिल्कुल ये मतलब मेरे विचार से यही चीज़ बड़ी अच्छी है कि देखिए अगर कानून का अच्छा जानकार अधिवक्ता है और मेल काम करने वाला है, उसका स्वभाव उसका व्यवहार समाज के लिए सीख और सबको सीख देता है, समाज के लिए देता है, अपने वकीलों को भी बताता है। जब कोई वकील कहता है कि अरे वकील साहब आप ये नहीं कर पा रहे हैं, हमको बताओ हम नहीं कर डालें, तो जो समझदार वकील होता है और मेरिट में काम करने वाला होता है, कानून पर विश्वास और भरोसा रखने वाला होता है, जो सोचता है कि हमें जस्ट मिलेगा, वो अपने वकील से कह देता कि आप गलत कदम मत उठाइए, गलत कार्य मत करिए, उसको रोकता है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जमीन पे ये भी देखा गया है कि बहुत सारे अधिवक्ता पार्टी के सपोर्ट में आ जाते हैं कि हम उनको समर्थन करें। जैसे कानपुर में भी देखा गया था कि अधिवक्ताओं ने समर्थन दे दिया था, इलाहाबाद में दे दिया था। तो ये क्या अधिवक्ता क्या पॉलिटिक्स में भी रहते हैं क्या? अधिवक्ता आपने जैसा आपकी वक्तव्य के अनुसार अधिवक्ता जो है भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद से आप देखिए किसी भी पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं वो अधिवक्ता ही हैं। उसके बाद अधिवक्ता जो है समाज की बात रखने की ऐसी कड़ी है जो जमीनी हकीकत के बारे में विधिवत परिचित है और अधिवक्ता ही पीड़ित के बारे में अधिवक्ता ही सही जानकारी रखता है, क्योंकि वो बिना पैसे के और पैसे लेकर भी अपनी फीस लेकर भी और बिना फीस लेकर भी मुवक्किल की लड़ाई लड़ता है और सत्य के लिए लड़ता है। इसलिए जो चीज़ें अधिवक्ता के अंदर हैं तो वही मतलब सही तरीके से हमारे हिसाब से सही तरीके से वो राजनीति में भी मतलब भारत के भविष्य को लीड कर सकता है। इसलिए अधिवक्ताओं पर सरकार को कोई भी सरकार हो अधिवक्ताओं पर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमारे बड़े भाई ने कहा कि अधिवक्ताओं के परिवार को, ये बिल्कुल सही है। अधिवक्ताओं के परिवार के लिए आज तक किसी सरकार ने कोई किसी प्रकार के लिए कोई अधिनियम या नियम नहीं बनाया जिससे अधिवक्ताओं जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत अधिवक्ता ऐसे हैं जिनको मतलब काम नहीं मिलता है
वो अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए विशेषकर सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समर्पित सिपाही की तरह मतलब सहयोग में रहते हैं। और अधिवक्ताओं का बहुमूल्य योगदान रहता है, क्योंकि जो भी कार्य वो करते हैं वो जनहित में करते हैं, सरकार के भी हित में करते हैं। क्योंकि जो भी भाई साहब ने कहा कि जैसे कल्याणकारी टिकट लगता है, बाहर की टिकट लगती है, तो वो भी अधिवक्ता अपनी कमाई से ही लगाता है, जो भी चीज़ें फीस लेता है उसी से। उसके बाद जो भी हर जगह सहयोग की बात आती है, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट कहीं हो गया है, कोई नहीं हाथ लगा रहा है, तो अधिवक्ता अगर वहाँ से निकल रहा है तो अधिवक्ता उस पीड़ित को तुरंत रुककर उठाता है, क्योंकि वही वहाँ पर सहयोगी बनता है। ये कार्य कोई अन्य आम आदमी नहीं कर पाता है। कहीं भी किसी को सहायता करनी है, कहीं कोई झगड़ा हो गया है, अधिवक्ता तत्काल वहाँ खड़ा होता है, और वो अधिवक्ता वहाँ पे बिना ही जाने ही, किसी को जानता भी नहीं है तब भी वहाँ खड़ा होकर वो उसकी सहायता करता है। तो अधिवक्ताओं के बारे में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, और विशेषकर ये जो 2-3 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर तो कोई न कोई विशेष नियम बनाना चाहिए सरकार को, जिससे उनका परिवार और उनका स्वास्थ्य के लिए कहीं कहीं ट्रीटमेंट सही तरीके से होता रहे, जिससे अगर जो अधिवक्ता सही से कमाई नहीं हो पा रही जिनके पास जो मतलब वकीलों की संख्या कम है, या कम मुकदमे जिनको मिलते हैं, उनका भी जीवन यापन सही से हो सके। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि व्यापार मंडलों ने व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए हेल्प के लिए सरकार से बात करी, तो वैसे अधिवक्ताओं के लिए भी होना चाहिए, और इनकी भी जो कमेटी होती है या संगठन होता है वो चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं कि आपने बता दिया क्या क्या चीज़ें। अब जैसे कि अधिवक्त उस चुनाव को ही ले लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं, चुनाव पे ही बात कर लेते हैं कि चुनाव हुआ, सारी चीज़ें हुई, आम जनता के बारे में पॉलिसियाँ, हर पार्टी ने पॉलिसी बनाई, लेकिन किसी भी पार्टी में जो उनका घोषणा पत्र था उसमें अधिवक्ताओं की बात नहीं है। आप पार्टी में है, लेकिन मेरा सवाल बेचकर है, मैं छोड़ता किसी पे, तो वो चीज़ें आई। तो इसके लिए तो आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, बीमार आप हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। हम एक माध्यम हो सकते हैं, एक रास्ता हो सकता है, सवाल आपको करना होगा। तो इतना चीज़ें होती रही, चीज़ें हैं, तो क्या आपके संगठन में या आप लोगों में क्या यूनिटी की कमी आ जाती है? या नहीं, यूनिटी की कमी नहीं है। इस संबंध में कई बार बैठकें हुई हैं पदाधिकारियों की, तो जहाँ स्थानीय लेवल की बारे में उनमें बैठकें हुई हैं, निर्णय लिया गया है, और बार काउंसिल ऑफ यूपी को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा गया है, सब कुछ होता है। लेकिन जब सरकार के पास वो प्रपोजल जाता है तो प्रपोजल कहाँ कब जाता है, कैसे मिस हो जाता है, इसके संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं होती है, ना उसका कोई वापस रिटर्निंग कोई जवाब आता है। आप तो अधिवक्ता एक केस कर दीजिए सरकार को। केस कर सकते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं केस कर दीजिए, हम लोग जनहित याचिका डाल सकते हैं, लेकिन उसमें होता है कि जब पदाधिकारी नहीं इंटरेस्ट लेते हैं तो एक आदमी, एक आम अधिवक्ता ये समझता है जो वो अपनी दिन भर की दिनचर्या से अपना घर चलाने में जुड़ा हुआ है, वो इतना संघर्ष नहीं कर सकता, नहीं उठाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहने की रहती है, लेकिन भागदौड़ और खर्चे बहुत आते हैं, इसलिए वो पीछे हटता है। ये ज़मीनी सच्चाई, ये ज़मीनी सच्चाई, ये ज़मीनी सच्चाई है कि देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए समय, पैसा और मानसिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। और अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद जी आ गए हैं मोहनलालगंज में, श्री आर के चौधरी, तो आप लोग कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसमें तो लोकल में हम लोग तो लोकल ही प्रैक्टिस करते हैं। यही लखनऊ में सिविल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नरी है, हाई कोर्ट है, और सेशनों भी जाते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से लोग स्थिति थोड़ा युवाओं के लिए देखिए, बहुत से युवा ऐसे हैं जो अधिवक्ता की पढ़ाई कर रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों को या आप जैसे लोगों को देख के मार्गदर्शन देते हैं, अपना एक एम बनाते हैं। तो इनकी जो एजुकेशन लेवल पे है, तो इसमें आप कुछ कहना चाहते हो कि क्या इस चीज़ में सुधार होना चाहिए? या क्योंकि अगर जो स्थिति आप बता रहे हो, जब अगर यही होता रहा तो आने वाले समय में अधिवक्ताओं की संख्या भी वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। बात सच कह रहे हैं कि देखिए, इस समय अधिवक्ताओं की संख्या कम नहीं है। हमारे लखनऊ में अगर मैं चूँकि 2002 में प्रैक्टिस में आया,
और जिसमें मैं प्रैक्टिस लाया मात्र यहाँ लखनऊ में मेरे हिसाब से, क्योंकि हाई कोर्ट, कमिश्नरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्ट्री और सिविल कोर्ट लगभग आसपास थे। उसमें हाई कोर्ट यहाँ पुराना था, कैसा था, आप वहाँ की गाड़ी की स्टैंडिंग व्यवस्था से और हर चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुश्किल से रहे होंगे 10-12 हज़ार। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि कम से कम लाखों के ऊपर संख्या हो गई है महिलाओं की। और ये सच भी बात है कि सभी अधिवक्ता नहीं कमा पाते, और कुछ अधिवक्ता इसीलिए गलत लेने जाते हैं। जरा से भी उनको थोड़ा सा कोई काम मिला, कोई भी काम मिला, तो वो लड़ाई झगड़े फसाद भी कर लेते हैं। तो चूँकि सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती है, और किसी वकील की बात को सच नहीं मानती। पुलिस तो आपके साथी है। नहीं, पुलिस साथी कहते हैं कि चोली दामन का साथ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं बचपन से सुन रहा हूँ और आज तक मैं नहीं समझ पाया कि मैं चोली हूँ तो बताऊँ। ऐसा तो माना जाता है कि आप कानून व्यवस्था को बचा, और वो भी कानून व्यवस्था को बचाने के लिए है, तो दोनों लोग तो एक ही एंगल पे खड़े हैं। दोनों एंगल है, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सच है कि जो व्यवस्था, जो ड्यूटीज उनके पास हैं और जो ड्यूटीज हमारे पास हैं, हमारी ड्यूटी है कि भाई 2 पक्षकार हैं, ये सही है, इस पर आपको ये ट्राई करनी चाहिए, ये केस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? इस सरकार से हम ये मांग रखना चाहते हैं कि अगर अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना जरूर करने की कोशिश करें, बना दें, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी ला दें जिससे बीमार होने पर या आर्थिक तंगी होने पर उनके बच्चों के जैसे स्कूल में फीस माफ हो सके, या उनके बच्चों पर ट्रीटमेंट हो सके। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट हम चल जाता है, लेकिन जब लार्ज अमाउंट पे होता है तो स्थितियाँ बहुत गड़बड़ होती हैं, और बेचारे वो दुर्भाग्य लेकर के काम करते हैं और बहुत टेंशन कर रहते हैं। क्योंकि जिंदगी तो भारत में तो वो कई सरकारें रही, कांग्रेस भी रही, एनडीए भी रही, तो ये जो आपने बात रखी, तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी वो कुछ नहीं किया? नहीं, देखिए बात सच कह रहा है कि कांग्रेस भी नहीं किया, और ये जैसा कि आंदोलन के बाद से आप ये मान लीजिए कि 60-70 के बाद से अधिवक्ता सिर्फ एक कचहरी का सीमेंट पर बना हुआ व्यक्ति रह गया है। उसको कहा जाता है कि योगी न्यायालय का अधिकारी है, लेकिन ना तो उसको सम्मान मिलता है, ना रिस्पेक्ट मिलता है कहीं, और न माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि समाज एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है। समाज में ये समझ लीजिए कि जितने भी जीव, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक श्रृंखला है और सब चेन है, और वो सब के मिले जुले सिस्टम से पूरा समाज चलता है। कानून व्यवस्था हो, जीवन जीने का तरीका हो, जो भी कुछ है, सारी व्यवस्था जुड़ी। अगर उसमें इसको श्रृंखला में एक भी चेन टूटी हुई है, गड़बड़ है, विसंगतियाँ पैदा होंगी, और उन विसंगतियों का दुष्परिणाम ये होगा कि विकास पर प्रभाव पड़ेगा, देश पर प्रभाव पड़ेगा, छवि पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना, अधिवक्ता है और बहुत पुराने अधिवक्ता हैं, इन्होंने हाई कोर्ट से शुरुआत करी, अब तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, और इन्होंने जो पीड़ा बताई वो अपनी अकेले की नहीं, इन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं, और जो आज से नहीं, ये शुरुआत से वो चली आ रही, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जितनी सरकारें आती वो कोई अपने घोषणा पत्र में इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं होती, हम लोग की गिनती के बारे में माना ही नहीं जाता है कि हम, क्योंकि ये एक संविधान को बचाने का काम करते हैं, तो इनका सम्मान जो होना चाहिए वो सम्मान इनको जमीनी स्थिति में नहीं मिल पाता है। इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, एक युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे हम इसके बाद। मैं अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इस समय मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर कोई भी फॉर्म आता है उसकी फीस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण, और फॉर्म निकलता है तो कहीं लीक हो जाता है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कुछ इसका कुछ वो संशोधन ही नहीं हो पा रहा है आज तक की। अभी मैंने देखा तो सरकार क्या तो रही कि हमने वो कमेटी बैठा ली है, जांच हो रही है। आज बैठा ली है, इससे पहले तो नहीं बैठा ली है ना उन्होंने। आज योगी सरकार की बैठक हुई है, उसमें इन्होंने बोला है, इससे पहले कुछ संशोधन नहीं हुआ है। यूपी पैड बनाया गया है, यूपी पैड को देख के फिर उसको पेपर दिया जाए, फिर उसके बाद पेपर दिया है उसमें फीस दो, फिर उसके बाद लेखपाल का पेपर है उसमें फीस दो, हर चीज़ पैसे ही। मतलब ये एनडीए सरकार से आप खफा हैं? हाँ, यादव होने की वजह से खफा है कि? मैं यादव होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं यादव हूँ, लेकिन उससे मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी से, मैं किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं युवा हूँ, एक युवा हूँ, एक मैं बेरोजगार हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ,
इस चक्कर से मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत सी वो स्कीम उन्होंने, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सी वो स्कीम लॉन्च करी, आपको अपना व्यापार करना है, व्यापार के किसान मरा जा रहा है, उसका लोन माफ करता है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। कैसे ही माफ बोल सकते हैं? अभी किसान आंदोलन चला, उसमें कुछ हुआ, उसमें 80+C2 का फॉर्मूला तो उन्होंने लागू कर दिया है। लेकिन जो उनकी मांग थी उसमें उन्होंने इस पर कुछ कार्य किया। हाँ, उसमें उन्होंने कमेटी बनाई, वो 2 कमेटी साल हो बनाई गए, है। जहाँ वो बजट चल रही है। कुछ अभी आगे तो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है ना। तो आप सरकार से क्या बात रखना चाहते हैं? अब तो भाई मान लीजिए 2 बार रह चुके, तीसरी बार आ रहे हैं शपथ लेके, अब आप युवा हैं और देश आप ही लोग के कंधे पे है, तो आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं? सबसे पहले हम तो ये बोलना चाहते हैं, जितने विधायक, जितने सांसद, जितने मंत्री हैं, उनकी पहले तो स्टडी लेवल उनका देखा जाए। उनको पहले ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तब उनको मंत्री या कोई पद दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो है, जो हम लोग के जैसे होते हैं फॉर्म होते हैं, फॉर्म की एक नॉमिनल प्राइस रखा जाए कि जो आम जनता सब दे सके। जैसे कि अभी हमने एयरपोर्ट का फॉर्म है वो 550 रुपये का, रेलवे का फॉर्म है 750 रुपये। ये कोई फीस होती है, एक फीस रख दे, 100 रुपये रख दे, तो आम जनता भी उसको भर सके। जो बच्चा मतलब गरीब घर का बच्चा है वो भर सके। और एक कमेटी, अच्छी कमेटी बनाई जाए, करप्शन कमेटी ना बनाई जाए। स्कॉलरशिप आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही है, नहीं आ रही। नहीं आ रही है। कौन से विश्वविद्यालय में है? हम तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहाँ तो कोई स्कॉलरशिप का वही नहीं है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि वो स्कॉलरशिप नहीं बांटती, आगे नहीं प्रोवाइड कराती, उनके कॉलेज तक की आ जाती है, वो अपने पास रख लेते हैं, आगे नहीं। अभी आपको किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं SSC और ये UP स्टेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप अधिकारी रैंक में जाएंगे और मुझे लग रहा है कि सब चीज़ों पे वहाँ के बात के रखेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कि आपने अभिभावकों की भी बात सुनी, उनके लिए भी कोई विचारधारा है आपको? बिल्कुल, इनके लिए हम देखेंगे। हमने मतलब शौक के लिए जैसे उन्होंने बताया, तो इसके लिए मैं वहाँ आगे प्रस्ताव रखूँगा कि जब आप बन जाएंगे अधिकारी, बिल्कुल जब अधिकारी बन जाएंगे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप करो। लेकिन अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब जैसे चल ही रहा है, पेपर हर चीज़ की लीक हो रहे हैं, जो कि टूरिस्ट का भी लीक हो गया है जैसे कि, और अभी तक की नीट का एग्ज़ाम हुआ था, वो लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ, उसमें कोई कार्य नहीं, तो वो कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक तो वैसे तो वो सभी सरकारों में हुए हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल सिर्फ NDA में हो रहा है। इससे तो पहले मैं- UP में समाजवादी की सरकार थी, उसमें भी हुआ। तो इसीलिए मैं कोई पार्टी थोड़ी ना, मैं मतलब ऑल ओवर जितनी है, मैं इसीलिए पहले चीज़ बोली है कि पहले जो जितने विधायक हैं, सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, उनकी एजुकेशन देखी जाए। उनको पहले एक जैसे कि एक क्राइटेरिया दे दिया जाए कि ये ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, तब ये चुनाव लड़ सकते तो हो। उसके लिए तो बहुत लंबी लड़ाई हो, तो फिर बहुत लंबे तो स्तर पर जाएगी। वो तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब कुछ तो कुछ न करना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे कि आपने उनकी बात सुनी, इन्होंने अपनी बात रखी कि भाई युवाओं के साथ जो दिक्कतें आ रही पेपर लीक को लेके, और फॉर्म की इतनी फीस है हम लोग भरते हैं और फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या वो लीक हो जाता है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो एक नौयुवक है जिसके पास अभी रोज़गार नहीं, वो जैसे तैसे अपने घर के पैसों को लेकर इन सब चीज़ों को झेल रहा है। तो इन्होंने सरकार से ये बात रखी कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आने वाले समय पर अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो ये इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप अधिवक्ता हैं? अच्छा, आम पब्लिक, आम जनता, तो आम जनता तो भगवान बराबर होती है। सर्वे तो ये है, देखिए इस बार चुनाव हुआ तो 240 में ला के छोड़ दिया। भाई ये तो उनकी लोगों भाग रही जो 240 में कर दे, अच्छा, उनको करने जाना तो भाई काम तो कोई सब जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगा कि 240 में जो ये लाए उसमें लगभग 100 से 190 के बीच में जो कैंडिडेट हुए हैं वो अदर पार्टी के हैं। तो अगर उनका माइनस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं। 1996 में इनकी 168 सीटें आई थी। अगर उस आंकड़े को देखा जाए तो कम है, आगे नहीं। ये मैं आपको अपने संशोधन से बता रहा हूँ। हाँ जी, मतलब जैसे अपना काम किया उसके साथ मिला आगे बढ़ा। नहीं तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहा आपकी बात जो वोटिंग की? ये हमारे लोगों का मुद्दा यही रहा, जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, रोड हो गया, पानी हो गया। किसान है तो किसान के तो अपनी वो अलग जन की हाँ, चल रहे थे, मतलब जो माने कुछ माने नहीं माने, उसे वो दुकान लगा था तो लगाने कह रहे तो मतलब नहीं मान, बात फाइनल हो गई।
तो ये सोच रहा था 24 बनाएंगे, 50 से पार करके फंस करेंगे, यदि बातें बना लेंगे। तो किसान जो है मतलब बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार से खफा है। हाँ, खफा बीजेपी सरकार से नहीं, कुछ लोगों जो जिसमें बैठे हैं उन लोगों से खफा। अच्छा, सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं। भाई सरकार तो सभी लोग चला, इससे पहले भी सरकारें चली, उनमें कुछ कोई कहीं 20 है कहीं 19 तो चलते थे भाई। आज कांग्रेस में था तो ये कुछ ज़्यादा ही करना था, ये हम लोग की जबरदस्ती मारना बनाना है, किसी को ज़्यादा वोट डालना, ये चीज़ की कमी है। इसीलिए उनको जो जहाँ से बाहर में मारा था होने के कारण मतलब आप लोगों ने इनको बीजेपी को वो समझा दिया कि अगर आप लोग ऐसा वो करोगे तो हम इनको बहुमत नहीं देंगे। ये समझे। मतलब अब जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं किसानों के प्रति थोड़ा सा हाँ उनकी पॉलिसी को समझेंगे, उनके रवैये आप लोगों ने सोच के ऐसा किया। वैसे ही भाई जमीन से ही नेता उठता है भाई। किसान यदि खुद है, किसान सम्मान देते हैं ना, जब किसान ही तुम्हारा कुछ नहीं है तो राजा को जो दिखता है भाई। किसान खुशहाल है तो सबको पूरा देश खुशहाल है, ये संविधान में है। अब किसान को तुमने कुछ दे, जैसे सबसे वाले लोग तो समझ छोड़ रखा है भाई। 5 किलो आप राशन दे रहे हैं, 2 क्विंटल करवा रहे हैं, तो हम ही से लेकर हमको देना सरकार में खुद और किसान नहीं देगा तो आप कहाँ देंगे? किसान तो है वो तो निःशुल्क दे रही है ना सरकार, जब तक निःशुल्क दे रहे हैं। भाई वो कहीं भी निःशुल्क दे फिर तो किसान के पास होगा तभी तो दे पाएगा। किसान को कुछ होगा नहीं तो देते कभी नहीं, पहले अपना पेट भरेगा। जब किसान को राहत मिलेगी तो गवर्नमेंट भी राहत मिलेगी। लेकिन पहली बार तो किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे? अब आपके तो सांसद जी आ रहे हैं मोहनलालगंज में, समाजवादी पार्टी के चौधरी जी आ गए। सांसद जी आए अच्छी बात है। अब सांसद जी जब सरकार बनी तभी कुछ कम करते पाएंगे। नहीं तो हम एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, आप सरकार को क्या बोलना चाहते हैं बताइए, ये बात आपकी अच्छी है। अरे हमारे मतलब ये करना है कि हमारी जो सुविधाएँ किसान मिलना चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो क्या सुविधा चाहिए वो बात कीजिए। भाई सुविधाएँ जैसे उनको वाले समय के अंदर होना चाहिए भाई। कुछ पुराने ट्रैफिक हो जाए भाई, दिन में मजदूरी करना आराम जानवर सारा सबसे बड़ी समस्या होती है। अब जैसे पानी की बिजली मतलब से किसानों के लिए नहीं चाहिए। अब घर घर मीटर लगे हैं, मतलब केबलों में मीटर लगा दिए, तो सुविधा किसान को क्या मिलेगी? आज बीज गेहूँ हमारा 25 मन में 25 समय आता है, वो 50 बार 45 बार सांसद दिया है। खाद वही आ गई जो 8 होती है वो भी 15 होती है। कोई सुविधा किसान को नहीं दी है। सब्सिडी तो चल रही थी वो भी वहाँ खत्म कर रही। किसान सम्मान निधि योजना भी चला रहे हैं। सवाल में नहीं होगी तो खाता नहीं लोग दे नहीं मतलब फ्री सेवा मत करिए, आप मत करिए, मतलब एक ध्यान दीजिए, मेहनत कराइए, मेहनत कराइए, मेहनत खाएँ और मेहनत करिए। यदि सुविधा नहीं जाता भाई, जैसे 5 किलो राशन मिल रहा उससे क्या हो आदमी लाभ होता है, मजदूर काम नहीं करना चाहिए और खेतों में मजदूर नहीं है। सेवा ना करें, हाँ देना है तो जहाँ भाई 25 रुपये में वहाँ 30 रुपये में 4 रुपये में उसको लगे फिर कुछ लगा दें फिर लाता कितने को तो दुकान में बेचता समझ जितना आदमी बेचते उनका परिवार ठीक ठाक है मेरे के लिए तो उसके और दाम दे दिया चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाथ वालों को भी सब कुछ दें तो बनी बात है। जैसे कि हमने किसान से बात करी, उन्होंने अपनी बात को रखना कि देखिए ये सब दिक्कतें हमारे साथ मौजूदा स्थिति में आती हैं, पहले भी आ रही थी कि सांड हमारे खेत को चल के ले जाती, तो अनाज जानवर जितने खुले जानवर उनकी वजह से दिक्कतें आती हैं खेतों में। और उन्होंने बताया यूरिया और बीच में समस्या आती है कि आप मान लो 25 रुपये का जब लेने जाते हैं तो 50 रुपये में वही बीज हमको मिलता है, तो सब दिक्कतें आती है। और उन्होंने सरकार जब बात करी तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, किसानों की वो इन सब दिक्कतों को सॉल्व किया जाए और उनको एक सही और मजबूत एक रास्ता दिया जाए, उनकी बात को सुना जाए, क्योंकि वो भारत के किसान हैं, भारत एक कृषि प्रधान है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए।
अब मैं अपनी बात में यहीं पे ध्यान देता हूँ। मैं विशाल यादव, संपादक।